जो लास्ट लेक्चर पूरा अपलोड नहीं हो पाया था और मज़े की बात यह है कि वो लेक्चर सेव भी नहीं हुआ है। तो जितना हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था उसके आगे मैं दोबारा यहाँ पर लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूँ। थोड़ी मेहनत ज़्यादा है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी हम यहाँ पे सारी चीज़ें देखें। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया होगा। 1-1.5 घंटे का ये लेक्चर रहेगा, तो थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा और जो जो यहाँ हम पढ़ेंगे उसे ध्यान से समझिएगा। लास्ट रिज़ल्ट पे जो हमने छोड़ा था वो इस तरह से था। हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, और वो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आया था, दैट इज़ C इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। कुछ इस तरह का रिज़ल्ट हमें देखने को मिला था। इसके आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। आज हम जो पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है, अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर दें तो कैपेसिटेंस कितनी होती है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो पहला टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when a dielectric slab is placed in between तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, पहले डायग्राम देखें। हमने कोई दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिए। सिंपल डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ। इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं D। इन दोनों प्लेट्स को मैं नाम दे देता हूँ, प्लेट नंबर A एंड दिस इज़ प्लेट नंबर B। मान लेते हैं इस प्लेट के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज। दिस इज़ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अरेंज्ड पैरेलली सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D। हमें एक चीज़ और पता है, जब भी हम ऐसी दो प्लेट्स को पैरेलली अरेंज करते हैं इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ये रहेगी, हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। मान लेते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E0। तो हमने क्या क्या कंसिडर किया उसको पहले यहाँ पे लिखें। तो हमने क्या कंसिडर किया, कंसिडर a parallel plate capacitor separated by a distance D हमें एक चीज़ और पता है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कैपेसिटेंस कितनी होती है, दैट इज़ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये भी लिखें। लेट C0 इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कब, when there is vacuum in between the plates। अभी तक हमने प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखा है, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस नहीं की है। इसका मतलब हम क्या मान के चलेंगे कि अभी इनके बीच में वैक्यूम है, और यू कैन से दैट इन दोनों प्लेट्स के बीच में एयर एक मीडियम है। तो जब एयर एक मीडियम हो या वैक्यूम इन दोनों प्लेट्स के बीच में हो तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, देन C0 विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, वेयर D इज़ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स एंड A क्या है, A इज़ द एरिया ऑफ प्लेट्स। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटेंस कितनी अज्यूम की है, दैट इज C0। E0 क्या है, E0 इज द
अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स E naught is the applied electric field between the plates। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम प्लेस करेंगे इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। तो हमने रख दी इन दोनों प्लेट के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब of thickness T। This is dielectric slab। तो हमने क्या किया, हमने let we place a dielectric slab of थिकनेस T, और ये T कैसा होगा, T विल बी लेस देन D, यानी ये डिस्टेंस D T से बड़ी है, बोलने का मतलब यही है, T इज़ लेस देन D। लेट वी प्लेस अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T बिटवीन दी प्लेट्स। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे ही हम डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को इन प्लेट्स के बीच में प्लेस करेंगे वहाँ पर होती है पोलराइजेशन। उसकी वजह से हमने देखा था, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। देयर विल बी रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं E। सो लेट E इज द reduced value of इलेक्ट्रिक फील्ड। किस तरह से आता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी डाइइलेक्ट्रिक। हमने क्या अज्यूम किया, E इज़ द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइइलेक्ट्रिक। ये E रिड्यूस्ड वैल्यू कैसे है, अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देखें, वहाँ पर हम बड़ी डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। एक और चीज़ अज्यूम करते हैं, लेट V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स। हमने माना इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज़ V। अब हमें लिखनी है इस V की वैल्यू। इस V की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, पहले आप इतना नोट डाउन करें जो भी हमने यहाँ पे लिखा है। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा, हमने E का पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ रिलेशन देखा था, दैट इज़ dV/dr। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dV इज़ इक्वल टू E इंटू dr। इसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर मैं पोटेंशियल की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। सो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इन बिटवीन दी प्लेट्स कैसे लिखेंगे, कंपेयर करें, V वहाँ पर था dV, यहाँ पर हमने वैल्यू ली है V, फिर आता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू द सेपरेशन इंटू द डिस्टेंस। पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यूज़ हैं। इस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर वैल्यू है E0 और डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E। तो अगर पहले मैं इस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिखूँ तो क्या होगी, E इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी है, दैट इज़ T, E इंटू T प्लस इस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E0, और डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर की ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस। अगर मैं D में से T को माइनस कर दूं तो हमें यही डिस्टेंस मिलेगी, तो E0 इंटू D माइनस T। अब एक चीज़ हमें और पता है, वी नो, हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, किसी को इस इक्वेशन में दिक्कत हो तो पूछें। हमने ये कैसे लिखा,
सबसे पहले इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर कितना पोटेंशियल है वो हमने लिखा। कैसे लिखा? फॉर्मूला होता है E इंटू द डिस्टेंस और यू कैन से सेपरेशन। तो E इंटू कितनी थी T, उसके बाद इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E नॉट, और डिस्टेंस कितनी है। अगर मैं ये और ये सेपरेशन देखूं तो D में से T को माइनस कर दें तो यही चीज़ बचेगी। एक चीज़ हमें और पता है, कल हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज़ K इज़ इक्वल टू E अपॉन E नॉट। आपको ध्यान होगा ये चीज़ हमने कल लिखी थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करना है। तो यहाँ से फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज़ ऑफ E। यहाँ से वैल्यू मैंने उल्टी तो नहीं लिख दी है, E नॉट अपॉन E, सॉरी, द वैल्यू ऑफ K वॉज E नॉट अपॉन E, दैट इज़ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से अगर मैं E की वैल्यू फाइंड करूँ, E विल बिकम E नॉट अपॉन K। तो यहाँ से E की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, वी विल गेट V इज़ इक्वल टू E की जगह आ जाएगा E नॉट अपॉन K इंटू T प्लस E नॉट इंटू डी माइनस टी। दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? दैट इज़ E नॉट। दोनों में अगर मैं E नॉट को कॉमन निकालूं तो V इज़ इक्वल टू E नॉट कॉमन अंदर बचेगा, यहाँ से बचा T अपॉन K प्लस D माइनस T। तो ये हमारे पास आ चुकी है पोटेंशियल की वैल्यू। अब यहाँ से देखते हैं कि हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है कैपेसिटेंस की वैल्यू, और हमें पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज़ इक्वल टू Q अपॉन V। उससे पहले वी ऑल्सो नो व्हाट इज़ E नॉट। E नॉट इज़ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज़ दिस सिग्मा? सिग्मा क्या होता है? दैट इज़ चार्ज अप पर यूनिट एरिया, और यू कैन से Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस E नॉट की वैल्यू को यहाँ प्लेस करें, V इज़ इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, D माइनस T को मैंने पहले लिख लिया, प्लस T अपॉन K। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ V। अब हमें फाइंड करनी है कैपेसिटेंस। वी नो C इज़ इक्वल टू Q अपॉन V। प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ V, वी विल गेट Q अपॉन Q इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और A एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, Q से Q कैंसल। सो वी विल गेट एज C इज़ इक्वल टू, मैं इरेज कर रहा हूँ ऊपर वाला पार्ट, आप नोट डाउन कर लें। मैं ऊपर इरेज करके यहाँ पे नेक्स्ट जो भी डेरिवेशन आता है वो लिखता हूँ, तब तक आप नोट डाउन करें, वीडियो को पॉज करें। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे अब फाइनल वैल्यू लिखूँ, C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। सो दिस इज़ द वैल्यू। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T को अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा दैट इज़ 1 माइनस 1 अपॉन K। सो दिस इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो आप चाहे इतना छोड़ें, चाहे जो हमने आगे वाला पार्ट भी लिखा है उतना भी साथ रखें। दिस इज़ द कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज़ प्लेस्ड इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या हो स्पेशल केस if dielectric slab fills the whole space
यानी अगर ये गैप बचे ही ना उस केस में क्या होगा, इस केस में डी किसके इक्वल हो जाएगा, टी के इक्वल। वैल्यू को प्लेस करें, सी इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम डी की जगह टी पुट करें तो इट विल बिकम एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। तो यहाँ पे टी भी आप कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी, अंदर बचेगा 1 माइनस, अगर मल्टीप्लाई भी कर दें अंदर तो 1 प्लस 1 अपॉन के, कैंसल, एंड द फाइनल रिजल्ट सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी बाई के, टी के ऊपर चला जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरे के पूरे स्पेस को कवर कर जाए तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी आपके पास, ये नोट डाउन करें। पॉज करें वीडियो को और नोट डाउन करें सो दैट वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट बहुत आसान है। नेक्स्ट क्या है, अभी हमने बीच में रखी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अब हम बीच में प्लेस करेंगे एक कंडक्टर। तो कंडक्टर प्लेस करने पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखते हैं। उससे पहले आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट इज डायग्राम ऐसा ही रहेगा। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड बिटवीन दी प्लेट्स। अगर प्लेट के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह एक कंडक्टर रख दें, दिस इज अ कंडक्टर, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। थ्योरेटिकल पोर्शन एज इट इज़ आप ऐसे ही लिखेंगे। मैं सिर्फ डेरिवेशन पार्ट यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि हम थोड़ा सा टाइम बचा सकें। कंडक्टर को अंदर प्लेस करने पे हमें पता है कंडक्टर के अंदर से, कंडक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, inside a conductor electric field is 0, the value of E is 0। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, इसी प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज़ करते हैं। सो द पोटेंशियल डिफरेंस V कैसे लिखेंगे, पहले इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0 इंटू ये डिस्टेंस T प्लस इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है दैट इज़ E0, और डिस्टेंस कितनी है, अगर मैं d में से t को माइनस कर दूं तो हमें ये और ये स्पेस मिल जाएगा d माइनस टी। तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज़ E0 d माइनस टी, वेरी सिंपल। और हमें पता है वी नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ E0 दैट इज़ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़। Placing the value of E0 in above equation, we will get V is equal to Q upon A epsilon naught D minus T. This is the value of potential difference between the plates when a conductor is placed in between the plates, and the capacitance हमें फाइंड करनी थी C की वैल्यू, C होता है Q upon V. Placing the value of V, we will get Q upon Q d माइनस टी इंटू एप्सिलॉन नॉट ए, Q से Q कैंसल, C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। दिस इज सिंपल केस। इसका स्पेशल केस क्या बनता है, when
conductor fills the whole space, जब कंडक्टर पूरे स्पेस को फिल कर दे यानी ये गैप ना बचे, पूरे के पूरे एरिया में कंडक्टर हो, इसका मतलब क्या होगा, D विल बी इक्वल टू T, डी डी के इक्वल हो जाएगा, दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगी। इन दिस केस अगर मैं D को T पुट करूँ तो इट विल बिकम जीरो, समथिंग अपॉन जीरो इज़ इन्फानाइट, देयरफॉर C विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, इस बात को पहले थ्योरेटिकली समझें। अगर हम कंडक्टर को कुछ इस तरह से दो पैरेलल प्लेट के बीच में रखें कि उनके बीच में कोई भी स्पेस ना बचे, तो उस केस में वो जो कैपेसिटर बनेगा उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाती है, दैट इज़ इन्फानाइट। उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर किया जा सकता है, दैट इज़ इन्फानाइट। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेसिंग अ कंडक्टर इन बिटवीन दी पैरेलल प्लेट्स। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में हम कैपेसिटेंस कैसे निकालें। So the topic is capacitance of spherical capacitor. Capacitance of sorry. एक कैपेसिटर कैसे बनता है, जो हमने सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा। दो प्लेट्स को, बहुत गर्मी है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे पसीने से बुरे हाल हैं। दो प्लेट्स को हम पैरेलली अरेंज करते थे, उनमें से एक प्लेट को हम अर्थ के साथ कनेक्ट करते थे। तो स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे बनेगा, हम दो मेटालिक स्फीयर्स को आपस में पैरेलली अरेंज करेंगे और उनमें से एक स्फीयर को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कुछ इस तरह से। दिस इज स्फीयर नंबर 1, हॉलो स्फीयर, मेटालिक स्फीयर। दिस इज स्फीयर नंबर 2 और स्फीयर नंबर 2 को हम कर देंगे अर्थ के साथ कनेक्ट। मान लेते हैं ये सेंटर है, एंड लेट दिस रेडियस इज A एंड लेट दिस रेडियस इज B। इस स्फीयर नंबर 1 को हमने दिया प्लस Q चार्ज, इंडक्शन की वजह से इस फेस पर आएगा माइनस Q चार्ज, और जो बाहर वाले फेस पर प्लस Q चार्ज आएगा वो अर्थ हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज़। तो इसके लिए कैपेसिटेंस कैसे निकालनी है देखते हैं। कैपेसिटेंस निकालने के लिए आप देखिए हमें प्रोसीड कैसे करना है। हमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए चाहिए होता है Q/V, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम यूज़ करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप बुक से लिखें। हमने क्या क्या कंसीडर किया, हमने यहाँ पे दो मेटालिक स्फीयर्स कंसीडर किए हैं, उनमें से एक की रेडियस A, दूसरे की रेडियस B। हमने स्फीयर नंबर 1 को चार्ज दिया प्लस Q, इंडक्शन की वजह से इस मेटालिक जो स्फीयर नंबर 2 है इसके इनर वाले फेस पर चार्ज आएगा माइनस Q, आउटर वाले फेस पर चार्ज आएगा प्लस Q। अर्थ के साथ कनेक्टेड है तो प्लस Q चार्ज विल मूव टू अर्थ एंड इट विल रिमेन विद चार्ज माइनस Q। तो ये सारी कंसिडरेशन आप लिखेंगे। फ्रॉम दिस फार्मूला वी नो, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि हम थोड़ा टाइम बचाएं, वैसे ही लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा ये। E इज़ इक्वल टू, तो आपने डायरेक्ट नहीं लिखना है, आप कंसिडरेशन पार्ट भी लिखेंगे, बुक से देख के लिख लेना, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। E इज़ इक्वल टू dV/dr, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से
डी वी विल बी इक्वल टू ई इंटू डी आर, और v किसके इक्वल हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। यही हमने पढ़ा है, हम ऐसे ही करते हैं, e इंटू डी आर। अब हमारा टास्क है टू फाइंड e। पहले e को फाइंड करें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब e को कैसे फाइंड करें, हमें गॉस थ्योरम आती है। गॉस थ्योरम के लिए हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं ऑफ रेडियस r। तो हमने क्या कंसीडर किया, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r। हमने एक r रेडियस का गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, विच एनक्लोजेज, कितने चार्ज को ये एनक्लोज कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच एनक्लोजेज अ चार्ज, इसके अंदर कितना चार्ज है, दैट इज प्लस क्यू, प्लस क्यू। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू, क्या होता था फॉर्मूला, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड ऑल्सो फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, और इसका एरिया कितना होगा, दैट इज ई इंटू 4πr स्क्वायर। सो इक्वेटिंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन वी विल गेट ई इंटू 4πr square is equal to q upon epsilon naught. This implies the value of E will be 1 upon 4π epsilon naught q upon r का square. So this is the value of E. Put this value in equation number 1. तो ये डायरेक्टली मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, ये केसेस हम ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं पीछे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं पुट करूँ, वी विल गेट v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की वैल्यू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इंटू डी आर। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करनी है, फ्रॉम a टू b। रेडियस स्फीयर नंबर 1 की थी a, स्फीयर नंबर 2 की है b, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है दोनों स्फीयर के बीच में। तो फ्रॉम स्फीयर नंबर 1 टू स्फीयर नंबर 2, दैट इज a टू b। आप r1 टू r2 भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। हमें एक रूल पता है इंटीग्रेशन का, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालें, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b 1 अपॉन r स्क्वायर इंटू डी आर। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करें, देखिए, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट को लिखा बाहर, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। क्या मैं इस r स्क्वायर को ऊपर ले जाके ऐसे लिख सकता हूँ, r की पावर -2 dr। अब हमें एक फॉर्मूला आता है, वी नो x रेज टू पावर n इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है n इंटू, सॉरी, इंटीग्रेशन इज x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, r की पावर -2 का मतलब है r की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। आई होप विजिबल है। q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, इट विल बिकम -1 अपॉन r a टू b। Placing the value of limits, we will get v is equal to q upon 4π epsilon naught minus 1 upon b minus 1 upon a, upper limit minus lower limit, it will become plus -1 upon b plus 1 upon a। so इसको अगर मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखूं, v is equal to q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। अब हमें फाइंड करनी है कैपेसिटेंस की वैल्यू। सो c इज इक्वल टू q अपॉन v,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, वी विल गेट c इज इक्वल टू q अपॉन q, और अपॉन में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो इट विल बिकम ए बी बी माइनस ए, q से q कैंसल, एंड द फाइनल वैल्यू वी विल गेट एज इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बी अपॉन बी माइनस ए. So this is the value of C, capacitance for a spherical capacitor. किसी पार्ट में, डेरिवेशन पार्ट में प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं, प्लीज़ नोट डाउन करें, पूरा डेरिवेशन आपके सामने है। बहुत आसान था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब नेक्स्ट देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के केस में कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नोट नहीं किया है तो वीडियो को पीछे जाके पॉज करें। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो कंसिडरेशन पार्ट मैंने नहीं लिखा है, आपको लिखना है। मैंने आपको समझा दिया था हमने क्या क्या कंसिडर किया, आप बुक से देख सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। जो जो हमने डायग्राम में बनाया वही आपको यहाँ पे लिखना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमने स्फेरिकल के लिए किया वैसे ही हम सिलेंड्रिकल के लिए भी करेंगे। तो ये डेरिवेशन आप खुद भी कर सकते हो अगर आपको स्फेरिकल वाला समझ आ गया होगा। कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसे करें। जैसे हमने स्फेरिकल के केस में दो स्फीयर्स को पैरेलली अरेंज किया, सिमिलरली यहाँ पर दो सिलेंडर्स को पैरेलली अरेंज करें। दिस इज सिलेंडर नंबर 1 एंड दिस इज सिलेंडर नंबर 2। ये मान लेते हैं A एंड लेट दिस इज B। लेंथ मान लेते हैं सिलेंडर्स की L, और सिलेंडर नंबर 2 को कनेक्ट किया है अर्थ के साथ, जो हम कैपेसिटर के केस में करते ही हैं। तो इस सिलेंडर नंबर 1 को हमने चार्ज दिया +Q। इंडक्शन की वजह से सिलेंडर नंबर 2 के इस फेस पर चार्ज आएगा -Q, आउटर सरफेस पर चार्ज आएगा +Q, जो अर्थ के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्ट अर्थ हो जाएगा। तो कंसिडरेशन यही है। हमने क्या कंसिडर किया, कंसिडर 2 cylinders arranged parallel to each other having radius A and the radius of cylinder number 2 is V. Let the length of cylinder is L. Cylinder number 2 is connected to earth. Let we have given charge +Q to cylinder number 1, and due to induction -Q charge will appear on the inner face of cylinder number 2 and the +Q charge will appear on the outer surface of cylinder number 2, which will move to earth as it is connected to earth. This is our consideration. So हम फिर से वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। We know, तो मैं डायरेक्ट डेरिवेशन पे जा रहा हूँ। E इज इक्वल टू dV अपॉन dr, ये हमें पता है। यहाँ से dV विल बी इक्वल टू E इंटू dr, और हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dV एंड इज इक्वल टू E इंटू dr, इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा टास्क है इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना। टू फाइंड E, बिल्कुल हमने जैसे पीछे प्रोसीड किया वैसे ही प्रोसीड करेंगे। E फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम के लिए हमें चाहिए होता है एक एनक्लोज्ड सरफेस, तो हम ड्रॉ करेंगे एक गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r विच विल एनक्लोज चार्ज +Q। तो ये रेडियस मैंने मान ली r। हमने क्या कंसिडर किया, टू फाइंड E
consider a Gaussian surface of radius r and length इसकी भी l है and length l, applying Gauss theorem गॉस थ्योरम को अप्लाई करें। हमें पता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस और इक्वल होता है क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट के। तो यहाँ से E इंटू वट विल बी द एरिया ऑफ सिलेंडर, इट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट। और एक गॉसियन सरफेस कितने चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, दैट इज चार्ज प्लस क्यू। सो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2 पाई एप्साइलन नॉट क्यू अपॉन आर इंटू एल। दिस इज द वैल्यू ऑफ E। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो वी विल गेट V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 पाई एप्साइलन नॉट क्यू अपॉन आर एल। और यहाँ पर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हम करें, साथ में डी आर भी है। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, सो कांस्टेंट जितने भी हैं बाहर निकालें, क्यू अपॉन 2 पाई एप्साइलन नॉट बाहर, लेंथ भी रहेगी फिक्स, लेंथ को भी निकालें बाहर, अंदर बचेगा सिर्फ इंटीग्रेशन ए टू बी 1 अपॉन आर इंटू डी आर। वी नो वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज लॉग एक्स। 1 अपॉन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग एक्स। कंपेयर करें 1 अपॉन आर डी आर, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। सो हमारी इंटीग्रेशन क्या आएगी, दैट इज वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्साइलन नॉट इंटू एल और अंदर आएगा लॉग आर फ्रॉम ए टू बी। लिमिट्स पुट करें, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्साइलन नॉट एल, वी विल गेट एज लॉग b माइनस लॉग a। r की जगह पर b और a पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला भी हमें आता है। वी नो, अगर आपको लॉगरिथमिक के फॉर्मूले आते हैं, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m ओवर n, यही फार्मूला यहाँ पर यूज़ करें। v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्साइलन नॉट l, इट विल बिकम log b अपॉन a। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ v। हमें फाइंड करनी थी c इज इक्वल टू क्यू अपॉन v, प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ v q अपॉन 2 पाई एप्साइलन नॉट l log b अपॉन a। q से q कैंसल, वी विल गेट c इज इक्वल टू 2 पाई एप्साइलन नॉट l अपॉन log b upon a. Let me check the value is correct or not. So this is the final answer. Okay, this is right. This is the capacitance of a cylindrical capacitor. तो बिल्कुल जैसे हमने स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में प्रोसीड किया, बिल्कुल वैसे ही हमने सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के केस में भी प्रोसीड किया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट अब देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो पहले ये इरेज कर लेता हूँ, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आज भी चैप्टर ख़त्म नहीं होएगा, इसका कुछ पार्ट फिर भी रह जाएगा। इतना स्पीड अप करने के बाद भी हमने काफ़ी लंबा खींच दिया इस यूनिट को। 24 लेक्चर में तो हमारी 3 यूनिट ख़त्म होनी चाहिए थी यार।
ऐसा नहीं है, हमारे पास टाइम काफ़ी है, तो हमें भाग के भी कहाँ ही जाना है, अल्टीमेटली मतलब सीखने से है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। मतलब क्या है इसका, पहले मतलब समझे, फिर इसे भी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊंगा। लिखने वाला पार्ट मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, आप खुद लिखेंगे। सो पहले समझे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर का मीनिंग क्या है। ग्रुपिंग का मतलब है एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को इकट्ठा करना। इसके पीछे मकसद क्या रहता है, मकसद रहता है अगर हम कहीं पर पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं, तो हम यूज़ करते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो पोटेंशियल की वैल्यू को हम बढ़ा भी सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं बाय ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो हम ग्रुपिंग दो टाइप से कर सकते हैं। द फर्स्ट इज़ कैपेसिटर इन सीरीज़। इससे देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है नेट कैपेसिटेंस पे। मैंने क्या बोला, हम ग्रुपिंग क्यों करते हैं। कैपेसिटेंस को हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है आप कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हो या एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो। तो पहला केस हम लेके चल रहे हैं, जब हम कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो देखते हैं नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। तो मैंने कंसिडर कैपेसिटर नंबर 1, लेट वी हैव गिवन प्लस चार्ज टू दिस प्लेट। हमें पता है कैपेसिटर कैसे बनता है, हम दो प्लेट्स को पैरेलली अरेंज करते हैं। सो दिस इज कैपेसिटर नंबर 1, दो प्लेट को पैरेलली अरेंज किया है हमने। प्लेट नंबर 1 को दिया पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन दिस फेस एंड पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन दिस फेस। हमने फर्दर सीरीज़ में कनेक्ट करने का मतलब है अगर एक कैपेसिटर ये है तो इसके साथ दूसरा ऐसे, फिर ऐसे ही हम तीसरा कनेक्ट करेंगे, चौथा कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ सीरीज़ में ये कनेक्ट हैं। पैरेलल में कैसे कनेक्ट होंगे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। सो सीरीज़ कनेक्शन इज, इसके साथ हमने कोई दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज जो इस प्लेट के इस फेस पर था, ये यहाँ से उठ के इस प्लेट पर चला जाएगा। फिर से इंडक्शन की वजह से इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। इसे नाम दिया हमने कैपेसिटर नंबर 1, दिस इज कैपेसिटर नंबर 2। और इस फेस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर से हमने इस प्लेट को कनेक्ट किया कैपेसिटर नंबर 3 के साथ। फिर से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठ के इस प्लेट पर चला जाएगा। ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन दिस फेस एंड पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन दिस फेस। इसको कर दिया हमने अर्थ के साथ कनेक्ट। दिस इज कैपेसिटर नंबर 3। तो हमने यहाँ पे 3 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन देखा। हमने क्या देखा, डायग्राम आपको विजिबल है या नहीं आपको दोबारा बताएं, साथ में देखते चलें, आप बना लेना। हमने पहले कंसिडर किया कैपेसिटर नंबर 1, जिसकी जो पहली प्लेट थी इसको हमने दिया पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू इंडक्शन इस प्लेट के इस फेस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और दूसरे फेस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सिंस ये वाला पोर्शन कनेक्टेड है अनदर कैपेसिटर के साथ, तो पॉजिटिव चार्ज उठ के इस प्लेट पर, इंडक्शन की वजह से अगेन नेगेटिव चार्ज, दूसरे फेस पर पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज उठ के नेक्स्ट प्लेट पर, इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस फेस पर आएगा, वो उठ के अर्थ को चला जाएगा। सो हमने माना कैपेसिटर नंबर 1 की कैपेसिटेंस है C1, लेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर नंबर 2 इज C2 एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर नंबर 3 इज C3। एक और चीज़ अज्यूम करते हैं, लेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर नंबर 1 इज V1 एंड लेट कैपेसिटर नंबर 2 के पास पोटेंशियल है V2 एंड इसके अक्रॉस है पोटेंशियल डिफरेंस V3 और नेट पोटेंशियल इज V। सो इस V की वैल्यू कितनी होगी, V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3।
ये V किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी जितना इन अलग अलग कैपेसिटर के पास कैपेसिटेंस है अगर सबको हम सम कर दें तो हमें मिलेगी नेट पोटेंशियल। सो अब हमें एक चीज़ और पता है दैट C इज इक्वल टू Q बाय V, और यहाँ से V किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज़ Q बाय C। सो V की जगह मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन C इज इक्वल टू V1 की जगह पर चार्ज हमने कितना दिया है Q, कैपेसिटेंस कितनी थी C1 प्लस वही चार्ज आगे उठ के जाता है, चार्ज वही रहेगा Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, दोनों तरफ से Q कैंसिल हो जाएगा। वी विल गेट 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस सो ऑन, जितने भी आप कनेक्ट करेंगे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने किस तरह से ये लिखा है, प्लीज़ नोट डाउन करें। और इसका इम्पैक्ट क्या रहता है, द नेट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल डिक्रीज, आप साथ में लिखेंगे नेट वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में है ना तो वैल्यू कम आएगी, नेट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल डिक्रीज। नेक्स्ट देखते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल। कोई दिक्कत होगी इसमें तो बेटा ज़रूर पूछें, इसके बेस पर न्यूमेरिकल भी इम्पॉर्टेंट रहता है तो 2-3 आपको न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा। फ़िलहाल डेरिवेशन पार्ट में इतना समझ लें, कोई दिक्कत रही हमने कैसे लिखा तो ज़रूर पूछेंगे। Q चार्ज दिया था वही चार्ज आगे आगे जाता रहता है, इसीलिए हमने Q1 Q2 Q3 नहीं लिखा, Q ही रखा है, क्योंकि जो चार्ज हमने इस प्लेट को दिया वही आगे 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 जा रहा है, कोई एडिशनल चार्ज हम नहीं दे रहे हैं या कहीं और से एडिशनल चार्ज नहीं आ रहा है, तो वही हमने लिखा है। अब अगर कैपेसिटर को हम पैरेलल में अरेंज करें तो क्या होगा, तो पैरेलल अरेंजमेंट कुछ ऐसा देख लेते हैं। दिस इज पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। Let this is capacitor number 1 and capacitance is C1, capacitance is C2 and let its capacitance is C3. Let charge Q1 is given to the capacitor number C1 and let charge Q2 is given to the capacitor number C2 and let charge Q3 is given to the capacitor number 3। हमने क्या किया, 3 कैपेसिटर कंसीडर किए, तीनों को पैरेलल में अरेंज किया। कैपेसिटर नंबर 1 को हमने चार्ज दिया Q1, कैपेसिटर नंबर 2 को हमने चार्ज दिया Q2, कैपेसिटर नंबर 3 को हमने चार्ज दिया Q3। कैपेसिटर नंबर 1 की कैपेसिटेंस है C1, इसकी C2, इसकी C3 एंड लेट V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल दीज कैपेसिटर्स। सो एंड मान लेते हैं हमने यहाँ से कोई चार्ज Q दिया, वही चार्ज डिवाइड हुआ है, Q1 यहाँ गया, Q2 यहाँ गया और Q3 चार्ज यहाँ गया, तो मैं लिख सकता हूँ दैट दिस Q, ये Q किस किस के इक्वल है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यही चार्ज Q तीनों ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है, तो नेट चार्ज Q किसके इक्वल होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल होगा। इस इक्वेशन से Q की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ C इंटू V, C इंटू V। तो Q की जगह C इंटू V इज इक्वल टू Q1 की जगह कैपेसिटेंस कितनी है C1 और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना है, दैट इज़ V प्लस Q2 की जगह, Q2 के लिए क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। इस साइड V कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3, C इंटू V, V से V कैंसल, V विल गेट नेट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस जितने भी कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होंगे उतने आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो नेट कैपेसिटेंस आप देखेंगे सबका सम हो रहा है, इसका मतलब नेट कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, तो आप लिखें नेट
कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। तो आपसे 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, अगर हम कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट करें तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, नेट कैपेसिटेंस विल डिक्रीज। और अगर हम कैपेसिटर को पैरेलल में अरेंज करें तो नेट कैपेसिटेंस विल इंक्रीज इन दिस वे। आपको ये दोनों फार्मूला भी ध्यान रखने हैं, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पर ये दोनों फार्मूला आपको याद होने चाहिए ताकि हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करके क्वेश्चन कर सकें। प्लीज़ नोट डाउन करें ये सब। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, कुछ हम और आज कवर कर सकते हैं, टॉपिक्स थोड़े लंबे हैं। एक लेक्चर और इस चैप्टर का रहेगा, तो जो भी हमारा पार्ट बचता है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच। और एक और इन्फॉर्मेशन, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं माइट बी कि संडे भी हम लेक्चर कंडक्ट करें, देख लेते हैं, जैसे भी पॉसिबल होता है। थैंक यू सो मच।